स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए कुछ इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, बट उसमें से कुछ इफेक्ट्स हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि पता हो। तो इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या क्या इफेक्ट्स हैं, जैसे हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि भाई जो आपकी टाइड्स होती हैं बच्चों ओशियन पे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड वाटर इन द ओशियन की वजह से होता है ना। तो जो टाइड आती है उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है, टाइड्स का जो फिनोमिना होता है ओशियन में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइड्स इन ओशियन, ओशियन आर अ रिजल्ट, आर अ रिजल्ट of gravitational force, are a result of gravitational force between water in ocean, between water in oceans and the moon। तो मून और ओशियंस के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से टाइड्स जो है ओशियंस में प्रोड्यूस होती है ना। तो ये पहला इफेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स का। दूसरे इफेक्ट की अगर हम बात करें तो और क्या इफेक्ट है, द ग्रेविटेशनल पुल, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ a satellite keeps a satellite orbiting around अर्थ, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ है ना। तो जो आपका बच्चों ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट को पकड़ के रखता है, मतलब चारों तरफ सैटेलाइट घूम पाती है ना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा भाई, है ना। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है, अर्थ जो है वो सैटेलाइट को घूमने में हेल्प करती है, मदद करती है अराउंड द अर्थ, है ना। उसके बाद फिर अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड जो है पॉइंट, उसमें आप लिख सकते हो कि रेनफॉल एंड स्नोफॉल, जो आपका रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है, ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इज ऑल्सो पॉसिबल, इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, है ना। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे बच्चों एटमॉस्फेयर भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो पॉसिबल है, नहीं तो एटमॉस्फेयर भी पॉसिबल नहीं हो पाता अर्थ में। या फिर जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, जैसे जुपिटर का और ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, बाद में आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे भी हायर क्लासेस, तो वहां पर फिर आपका पुल और भी ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे उसका एटमॉस्फेयर और ज्यादा डेंस है ना। तो जितना ज्यादा पुल होता जाएगा उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर होता जाएगा। फिर वैसे ही मून भी चारों तरफ अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण घूम रहा है, अर्थ चारों तरफ घूम रहा है सन के, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से घूम रहा है। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिए ताकि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको बनना चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स बच्चों क्लियर होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में बच्चों हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना लगता है ना। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम, ताकि हमें ये समझ में आए, थोड़ा सा ये एहसास हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस कंडीशन में बहुत ज्यादा लगता है और किस कंडीशन में बहुत कम लगता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो पहली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में
जैसे मान लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट है वो हम दो मैन के बीच में निकाल रहे हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। अगर हम ऐसी जनरलाइज करें थोड़ा सा, वो है आइडिया लें कि कितना फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में भी तो मास है। अब आप सोचो कि अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है और कहीं ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो दो आदमी ऐसे रास्ते में चलते चलते चिपक जाते आपस में। लेकिन आप जानते हो कि ऐसा होता नहीं है। अब वो क्यों नहीं होता वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बड़ा ही कम होता है, बहुत कम लगता है। जैसे दो ह्यूमन बींग्स हैं या आपकी टेबल है और चेयर के बीच में, तो यहाँ पे मान लीजिए कि दो ह्यूमन बींग्स हैं और दोनों ह्यूमन बींग्स में जो डिस्टेंस है लेट सपोज 1 मीटर का है, तो हम सोचें कि अगर 1 मीटर की दूरी पे है तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ग्रेविटेशनल, तो ऐसे तो ये चिपक जाने चाहिए। लेकिन ऐसा तो रियलिटी में नहीं होता ना बच्चों, ये अट्रैक्ट होके चिपक थोड़ी ना जाते हैं अपने आप, है ना। तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे सर कि ये कंपेरेबल है, आपने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। तो बच्चों यहाँ पर ये भले ही एक्सटेंडेड बॉडीज है, दो ह्यूमन बीइंग 1 मीटर की डिस्टेंस पे है तो कंपेरेबल दूरी है, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया ले सकते हैं। वैलिड नहीं है लेकिन रिजल्ट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम लगभग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं उसको, अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले सकते हैं कि कितना फोर्स लगता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं ना। तो उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये सही बात है कि इसमें एप्लीकेबल नहीं है, बट हम एक आइडिया लेने के लिए, अप्रोक्सीमेट आइडिया लेने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो जी m1 m2 बाई, अगर हम आर स्क्वायर लें तो सोचो अगर इनका मास लगभग लगभग, मान लो एक आदमी का मास कितना होता है बच्चों, लगभग 70 kg के आसपास। दूसरा आदमी का मास जो है उसको 75 kg के आसपास ले लो, कोई भी एक ऐसा डाटा। अब इसको सॉल्व करके देखें जरा, देखते हैं कितना फोर्स आता है। तो जी की वैल्यू है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास जो है वो 70 इंटू 75 m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो 1 मीटर की दूरी मानी है दोनों के बीच में, तो इसको हम 1 का स्क्वायर कर दें। तो देखो अगर आप इस डाटा को सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मेंस जो है या टू ह्यूमन बीइंग जो है वो कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। अब देखो बच्चों ये फोर्स की वैल्यू देखो, ये क्या बहुत ज्यादा फोर्स है। 10⁻⁻7 है बच्चों, मतलब 0.0000000 छह जीरो आएंगे, उसके बाद 3 और 5 आएगा, मतलब दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। यानी जो दो ह्यूमन बींग्स हैं, टेबल कुर्सी है, आपका बेड है बच्चों, उसमें बुक्स हैं, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, लेकिन वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उसके लगने ना लगने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली कोई बुक अगर आपकी टेबल पर रखी है तो जितना ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा उतना फ्रिक्शन लग गया होगा, तो वो मूव ही नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, तो इतना कम फोर्स है ये। अगर मासेस कम है बच्चों, जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम देखते हैं उनमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मासेस होते हैं वो कम होते हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत कम होता है। और ये फोर्स कम क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू बहुत कम है। देखो ये -11 आता है ना, इसकी वजह से ये फोर्स बड़ा कम है। तो अगर सोचो कि यही फोर्स अगर बच्चों ये आपका बढ़ा दिया जाता, अगर जी की वैल्यू ज्यादा होती तो सोचो क्या होता फिर तो आदमी चलते चलते टेबल कुर्सी आपस में चिपक जाते ऐसी, फिर कोई चीज तो रख ही नहीं रह पाती, सब एक दूसरे से चिपके रहते हैं ना। तो फिर कोई भी फ्रीली घूम ही नहीं पाता ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसलिए नेचर का देखो बच्चों, नेचर ने कितना अच्छा सिस्टम बना के दिया है। जी की वैल्यू इतनी कम रखी हुई है कि ताकि हम अर्थ से तो चिपके रहें, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपस में ना चिपके, इसलिए जी की वैल्यू बड़ी कम रखी गई है ना। तो नेचर का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है दो बॉडीज के बीच में जिनमें मास है, बट वो हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी कम होती है अगर हम डेली लाइफ की बात करें। लेकिन जब मासेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे मैं सन की बात करूं, अर्थ की बात करूं, तो फिर वहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। फिर वहां पे वो एक्चुअली में रियलिटी में समझ में आता है कि हाँ वो अपना इफेक्ट दिखाता है बच्चों। जैसे सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है
वो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा हो पा रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता। तो अब देखो दूसरे एग्जाम्पल में हम वही कर देते हैं, टू डिफरेंट बॉडीज में। तो आप यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ, जरा इनके बीच में निकाल के देखते हैं। तो अगर ऐसे छोटे मोटे मासेस हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम लगे, मतलब छोटा मास नहीं है, 70-75 केजी भी अच्छा है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में या सन के कंपैरिजन में हमारा मास नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, इसलिए मैं कम मास बोल रहा हूँ। लेकिन जब हेवनली बॉडीज की बात कर रहे हैं तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा लगता है। देखो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो इसके लिए अगर आपको सन और अर्थ के बीच में, अगर बच्चों ये सन मानो आप, तो सन के कंपैरिजन में ये अर्थ है, अर्थ बहुत छोटा सा है ना। तो इनके बीच में अगर हम दूरी ले लें और इसको सॉल्व करें, जो इनका बीच का दूरी है वो मैं आपको बता देता हूं कितना है। तो जो मास ऑफ अर्थ है बच्चों, वो याद रखेंगे, मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 × 10⁻24 kg। तो ये डाटा याद भी रखना, कभी कभी काम में आता है ना। तो अप्रोक्सीमेटली जो अर्थ का मास कैलकुलेट किया गया है इनडायरेक्ट मेथड से, वो 6 × 10⁻24 kg है। तो अब अभी आप ये मत सोचो कि इसका मास सर हमने कैसे कैलकुलेट किया, कई सारे इनडायरेक्ट तरीके होते हैं, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से बहुत सारी मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू हम हेवनली बॉडीज को बिना मीजर किए उसका मास इनडायरेक्टली नाप सकते हैं ना, या उनकी डिस्टेंस नाप सकते हैं ना। तो वो खैर बाद में आपको सिखाया जाएगा कैसे होता है। अभी तो आप ये देखो कि अर्थ का मास ये है। अगर मैं सन की मास की बात करूं तो सन का मास जो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया गया वो 2 × 10⁻30 कैलकुलेट किया गया है। और इन दोनों के बीच का जो दूरी होती है बच्चों, डिस्टेंस होती है आर, वो लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर है। और अगर मैं बोलूं तो इसको एक टर्मिनोलॉजी से भी बोला जाता है, अर्थ और सन के बीच की जो दूरी होती है बच्चों आर, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना। तो मैं उसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, शायद आपने 8th क्लास में इसको पढ़ा हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 8th क्लास में पढ़ाया जाता है सोलर सिस्टम में। अब मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। खैर उस पर नहीं जा रहे हैं हम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है Gm1। तो यहाँ पे जी एम की जगह मास ऑफ अर्थ, दूसरे एम की जगह मास ऑफ सन अपॉन आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज पुट करो बच्चों, 6.67 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 10⁻30, और जो इनके बीच की दूरी है वो हो जाएगा 1.5 × 10⁻11, और इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब बच्चों कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो तो ये जो फोर्स की वैल्यू है ये आएगा 3.6 × 10⁻22 न्यूटन। देखो 10⁻22 न्यूटन कितना ज्यादा फोर्स है ये, सोचें आप, बहुत ज्यादा फोर्स है। 10⁻22 न्यूटन आ रहा है, मतलब 3.6 के बाद 21 जीरो लगने, यानी कि आप उसकी गिनती भी नहीं गिन पाओगे, ये इतना ज्यादा फोर्स है ना। इसलिए इतना स्ट्रांग फोर्स है, इसलिए तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। अब घूमने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्यों घुमाता है ये आपको कुछ समय के मतलब बात समझ में आएगा, है ना। अभी हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा हायर क्लासेस में कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्चुअली में एक तरीके के फोर्स की तरह काम कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सन के अराउंड इस अर्थ को घुमाने का काम कर रहा है ना। तो खैर उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो आप ये देखो कितना स्ट्रांग फोर्स है, मतलब जब हेवनली बॉडीज की बात हो रही है, तो जब मासेस बहुत ज्यादा है, हेवनली बॉडीज की बात कर रहा हूं, तब ये फोर्स इफेक्टिव होता है। लेकिन जो हमारे डेली लाइफ में है, हम अर्थ का मास बहुत ज्यादा, इसलिए अर्थ से चिपके हुए हैं। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो नॉर्मल लोगों के बीच में या ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब लग रहा होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको लगभग ना के बराबर ही मान सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तीसरे केस में हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ और मैन के बीच में भी निकाल लेते हैं ना। तो अर्थ से क्यों मैन या कोई ऑब्जेक्ट चिपका हुआ है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स
बिटवीन अर्थ एंड अ मैन। तो भाई ये अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ है, तो अर्थ का सेंटर यहाँ है, तो मैन और अर्थ के सेंटर के बीच में जो दूरी है, दूरी जो है बच्चों वो सेंटर से नापी जाती है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि दोनों चिपके हुए हैं एक दूसरे से, तो जो डिस्टेंस है वो जीरो लेगो, नहीं, सेंटर से दूरी ली जाती है। तो यहाँ पे आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ होगा, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ अगर मैं बताऊं तो इसका भी जो डाटा है जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो है 6.4 इंटू 10⁶मीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो 6400 किलोमीटर, है ना। तो अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 10⁻³ बचेगा, तो 3 10⁻1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6400 हो जाएगा। तो 6400 किलोमीटर के बराबर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। और मास ऑफ अर्थ मैंने अभी आपको बताई 6 इंटू 10⁻24 kg। और जो मैन है भाई उसको लगभग लगभग मान लो कि 70 75 या 65 किलो का मान लो, 65 kg का मैन है। तो M1 M2 हमने यहाँ पे लगा देते हैं भाई, फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे, तो G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मैन अपॉन दोनों के बीच की दूरी जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसका होल स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻, बच्चों कितना 24 इंटू मास ऑफ मैन जो है वो 65 kg है, डिवाइड बाई आर, तो यह है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये लगभग जो वैल्यू आ रही होती है वो 635 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। तो देखो ये अच्छा खासा फोर्स है जो अर्थ मैन पे लगा रहा है। दो मैन के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में अच्छा खासा फोर्स नहीं लगता है, इसलिए वहां पे अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अर्थ जो है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो अच्छा खासा फोर्स लगा सकता है, तो ऑब्जेक्ट्स पे लगाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्री से कोई एप्पल गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट आप छोड़ दोगे तो अर्थ की तरफ ही गिरेगा, और हम अर्थ से चिपके हुए हैं क्योंकि अर्थ जो है वो उसका मास बहुत ज्यादा है, वो और ऑब्जेक्ट्स पर वो आसानी से अच्छा खासा फोर्स ऐसा लगा सकता है, जिसकी वजह से हम अर्थ से चिपके हुए होते हैं सरफेस से, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो सारे क्लियर होंगे, है ना। तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताए कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करना चाहिए और कहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये बताना पर्पस था। और इस डाटा को जब आप सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा आपको फीलिंग भी आ जाती है कि हाँ, कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल बड़े मासेस में इफेक्टिव होता है, जबकि कम मासेस में, मतलब कम मास का मतलब ये नहीं है कि ग्राम से बात कर रहे हैं, कंपैरेटिवली टू हेवनली बॉडीज जिनका मास कम होता है ऑब्जेक्ट्स का, उनके बीच में बहुत कम लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इसलिए वहां पे उतना इफेक्टिव नहीं होता। और जैसे मैंने आपको बताया था ये सबसे वीक फोर्स होगा, जो जितने भी फंडामेंटल फोर्स है उनमें सबसे वीक फोर्स है, क्योंकि इसमें जी की वैल्यू जो है कांस्टेंट की वैल्यू वो बहुत कम होती है बच्चों, ये मेन कारण है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। देखो बच्चों ये जो है ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे मैं नोट करके भी लिखा देता हूँ उसको, कि यहाँ पे जो फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है और उसमें से एक बॉडी अगर हमारी अर्थ है, क्योंकि जो भी है हम अर्थ पे हैं भाई, तो जो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हमारे ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो अर्थ लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ, अगर दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसको उसमें से एक बॉडी अर्थ है, तो हमेशा याद रखना है इसको स्पेशल नाम से पुकारा जाता है, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो ये बात आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब कोई भी बॉडी जो है जब वो क्या करती है बच्चों, नीचे की तरफ फोर्स, मतलब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, लेकिन कम से कम एक बॉडी अगर अर्थ है तो उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलना चालू कर देते हैं ना। मतलब हर ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं कहा जाएगा, जो फोर्स अर्थ लगाती है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं ना। तो चाहो तो आप इसको नोट करके यहाँ पे लिख लो बच्चों, यानी यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो नीचे गिरेगा, तो जो उस पर फोर्स लग रहा है उसको, क्योंकि वो अर्थ लगा रही है इसलिए उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में कि इफ आउट
out of two masses, out of two masses, one is earth, one is earth, one is earth. The gravitational force, the gravitational force is called is called as force of gravity. तो सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब सिंपली ग्रेविटी जब हम बोलते हैं इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, लेकिन उसमें फिर एक मास अर्थ है, मतलब जो फोर्स अर्थ लगाती है उसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं शॉर्ट में, है ना। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। तो ग्रेविटी शब्द का यूज अर्थ के रेस्पेक्ट में किया जाता है ना। कोई दो मासेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा तो वो ग्रेविटी नहीं है, एक अर्थ होना चाहिए। तो जो फोर्स अर्थ लगा रही होती है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो कि थोड़ा अगर अच्छा सवाल इसमें पूछना चाहें तो इस तरीके से पूछा जा सकता है बच्चों। देखें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी आपके लिए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या था, इसमें बोला गया कि टू बॉडीज द टू बॉडीज the two bodies are placed at a distance of और फिर बोला गया कि इफ द डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे दो बॉडीज को रखा गया बच्चों, है ना। फिर उन्होंने कहा कि इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाई 10%। तो अगर मैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 10% से इंक्रीज कर दूं बच्चों, 10% से इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज बाई 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या परसेंटेज चेंज आया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब आप खुद सोचो, अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स कम हो रहा होगा, तो कितने परसेंट से फोर्स कम हो जाएगा ये आपको निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम कि कितने परसेंटेज डिक्रीज होगा उसको निकालने के लिए पहले आप ध्यान से देखो। तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन में ऐसा लिख लेते हैं कि मान लीजिए कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास m1, एक बॉडी का मास m2। अब मान लो ये कितनी दूरी पे रखा है बच्चों, अभी r दूरी पर, कोई भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं r। तो जो आपका ओरिजिनल फोर्स है F0 वो कितना हो जाएगा, g m1a2 m2 बाई r स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि 10% से डिस्टेंस इंक्रीज कर दी। तो 10% से जब डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करी आपने, तो ये जो नई डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दैट इज r डैश, m1 और m2 के बीच में, ये r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, न्यू डिस्टेंस, है ना। r डैश इज द न्यू डिस्टेंस। तो हम निकाल सकते हैं भाई उसको ओल्ड डिस्टेंस से 10% इंक्रीज कर दिया। तो 10% इंक्रीज करने का मतलब, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहां पर जो है इंक्रीज्ड बाई 10% जो है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10% इंक्रीज का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दोनों मासेस के बीच की दूरी है r डैश, उसमें आपने r में प्लस उसका 10% और इंक्रीज कर दिया। तो 10% ऑफ r, तो 10% r कितना हो जाता है बच्चों, 10/100, तो 0.1, तो ये 0.1 r हो जाएगा। यानी कि जो न्यू डिस्टेंस है वो बढ़कर कितनी हो गई, 1.1 r। देखो, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 11r/10, है ना, अगर हम लिखना चाहें। तो ये नई डिस्टेंस हो गया। तो जो इन दोनों के बीच में अब नया फोर्स लग रहा है Fn, न्यू फोर्स, है ना, इनके बीच में जो न्यू फोर्स लग रहा है Fn, वो कितना लग रहा है बच्चों, वो भी आप निकाल सकते हो। तो g m1 m2 बाई r डैश का स्क्वायर, और r डैश ये है, तो आप यहां से लिख सकते हो g m1
m2 बाई r डैश, r डैश क्या है बच्चों, 11r का होल स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा बच्चों, इंटू आर स्क्वायर बचेगा, और मल्टीप्लाइड बाई नीचे 10 का स्क्वायर 100 होगा तो वो ऊपर चौहान पहुंच जाएगा। अब देखो ये क्या है बच्चों, जी m1 अपॉन m2 जो अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो ओरिजिनल फोर्स है ना, तो जो न्यू फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 100 बाई 121 एफ नॉट ओरिजिनल फोर्स। देखो बच्चों, इसमें आप इसकी जो वैल्यू है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर की, उसको आप ओरिजिनल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। अब परसेंटेज चेंज जो आया है वो कैसे निकालेंगे, तो फोर्स में चेंज अपॉन ओरिजिनल फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसी तो निकालते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, चेंज इन फोर्स मतलब डेल्टा एफ, अगर हमें परसेंटेज चेंज चाहिए फोर्स में तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एफ चेंज इन फोर्स अपॉन ओरिजिनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई बच्चों क्या करेंगे 100, तभी तो चेंज इन फोर्स आएगा हमारा, नहीं तो कैसे आएगा, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा इसको याद रखेंगे बच्चों, इसको कभी कभी अगर आपसे परसेंटेज चेंज नहीं पूछा हो तो ये जो डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट होता है इसको फ्रैक्शनल चेंज भी बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज। तो कभी कभी अगर आपसे सवाल में फ्रैक्शनल चेंज पूछा हो या रिलेटिव चेंज पूछा हो तो हमेशा याद रखना आपको चेंज इन फोर्स अपॉन ओरिजिनल फोर्स निकालना, ये बात याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं तो बच्चों को मतलब समझ में नहीं आता उसका। तो परसेंटेज चेंज पूछा है तो फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज इनटू 100 कर देना है, और अगर सिर्फ फ्रैक्शनल चेंज पूछा है तो चेंज इन फोर्स अपॉन ओरिजिनल फोर्स करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो चेंज इन फोर्स क्योंकि ओरिजिनल फोर्स बड़ा है और जो आपका ये वाला फोर्स है न्यू फोर्स वो छोटा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है, तो हम डेल्टा एफ को लिख सकते हैं हाइयर फोर्स दैट इज ओरिजिनल फोर्स माइनस न्यू फोर्स डिवाइड बाई ओरिजिनल फोर्स, है ना। तो दिस इज और इनटू 100, तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन एफ आ जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब यहाँ पे निकालेंगे तो दिस विल बिकम परसेंटेज चेंज इन एफ इज इक्वल्स टू न्यू फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ये एफ नॉट माइनस न्यू फोर्स की वैल्यू एफ नॉट के टर्म्स में 100 बाई 121 इंटू एफ नॉट डिवाइड बाई एफ नॉट इंटू 100, है ना बच्चों। तो ये इंटू 100 चल रहा है साथ में यहाँ पर, ठीक। तो यहां से देखो एफ नॉट और एफ नॉट कॉमन आएगा तो यहां से एफ नॉट कॉमन ले लो तो एफ नॉट और एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 1, तो 1 माइनस 100 बाई 121, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 100 डिवाइड बाई 121, अगर एलसीएम लेंगे नीचे तो 1 बचा था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, और इनटू क्या बचेगा बच्चों 100, तो दिस इज परसेंटेज चेंज इन एफ। तो अब यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 121 जो है 121 बाई माइनस 100 जो है वो 21 बाई 121 बचेगा, इनटू जो है वो 100 बचेगा, है ना। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखो कितना आएगा आंसर, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन फोर्स जो है वो आ जाएगा कितना 21 इंटू 100, तो ये 2100 है ना, क्योंकि 121 माइनस 100 जो है 21 इंटू 100, और 121 से डिवाइड कर दो तो परसेंटेज चेंज इन फोर्स आएगा आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि 2100 जो है उसको आप डिवाइड करोगे किससे बच्चों 121 से, तो ये आता है 17.35, तो ये आएगा 17.35 परसेंट। यानी फोर्स अगर आपने लेंथ को दोनों के बीच की डिस्टेंस को 10% से इंक्रीज किया तो जो फोर्स है वो 17.35% से डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज याद रखें, ये डिक्रीज हुआ है फोर्स, है ना, क्योंकि न्यू फोर्स जो है वो कम था। तो परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो भाई, अगर आपकी डिस्टेंस 10% इंक्रीज करोगे तो फोर्स जो है वो 17.35% डिक्रीज होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले अच्छे एग्जाम्स में पूछ चुका है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको कैसे करना है। बाकी नॉर्मल तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर वाले तो बहुत सारे सवाल है, आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, उसमें कोई नई बात नहीं है।